नमस्ते, ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए है अध्याय नंबर 7, जिसका अध्ययन है वो कल की कक्षा में भी हमने कुछ भाग है उसका अध्ययन कर लिया था। टॉपिक का नाम है नए की जन्म कुंडली 1, जिसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका कुछ भाग है वो हमने कल की कक्षा में पढ़ लिया था और इसमें जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी है इन्होंने बताया है कि व्यक्ति है वो लेखक और व्यक्ति समाज के बाहरी। एक लेखक एक व्यक्ति अपने मित्र के बारे में बातचीत करते हैं और बताते हैं कि एक में लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। ये अपने देखिए व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन, व्यक्ति में है बाहरी परिवर्तन भी होते हैं, उसके मन में जो परिवर्तन होते हैं बदलाव होते हैं वो आंतरिक परिवर्तन होते हैं। तो इन दोनों में के फलस्वरूप जो प्राप्त चेतना है उसको एक नए संदर्भ में देखना, आधुनिकता के संदर्भ में देखना कवि ने ये कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को कि चाहे सांस्कृतिक चेतना हो, धार्मिक चेतना हो, राजनीतिक चेतना हो, इन सब में अगर साहित्य के परिवर्तन हो, इन सब के फलस्वरूप अगर कोई यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को प्रकट हो जाए तो नया मानना चाहिए, उसे नया मानना चाहिए। यानी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे नए के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ऐसा लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं। लेखक का कहना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यावहारिकता में न जीने के कारण हम पुराने को तो छोड़ देते हैं। तो कहते हैं संघर्ष और विरोध, अब देखिए मनुष्य समाज में रहता है, परिवार में रहता है, अनेक प्रकार के उसे संघर्ष झेलने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां उसके सामने आती है। अब कोई व्यक्ति तो होते हैं जो हार मानकर घुटने टेक देते हैं उन परिस्थितियों के सामने, संघर्ष से पीछा छुड़ा लेते हैं और जैसे जिंदगी जी रहे होते हैं उसी में ही जीते चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो संघर्ष से मुकाबला करते हैं, उनके सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। तो इस निष्कर्ष को व्यावहारिकता में न जीने की कहानी, अगर हम देखिए संघर्ष होता है जो हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आती है, विरोध आता है, अगर उसे हम अपनी व्यावहारिकता में नहीं ढालते हैं, अर्थात हम उसके सामने अपने टेक देते हैं, संघर्ष अगर नहीं कर पाते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अब जो व्यक्ति संघर्ष का मुकाबला करता है उन्हें अपने व्यावहारिक जीवन में भी शामिल कर लेता है कि चलो ऐसे संघर्ष होते रहते हैं, ऐसे विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन मैं अपना रुकना है, वो अपने कदमों को कभी नहीं थामूंगा, चलता रहूंगा, निरंतरता अपने में बनाए रखूंगा। और किसी के कारण व्यक्ति अगर वो निरंतरता को नहीं बनाए रखता है, उस संघर्ष और विरोध को व्यावहारिकता में नहीं अपनाता है तो वो पुराने को तो छोड़ देता है किंतु नए को भी वास्तविक रूप से अपना नहीं पाता है, अर्थात उसकी स्थिति तो दोनों के बीच की सी हो जाती है, पुराने को भी छोड़ देता है और नए को भी अपना नहीं पाता है। यानी पुरानी जो परंपराएं, पुराने नीति नियम जिनके सहारे उसका जीवन चला रहा था उसे भी वो त्याग देता है, लेकिन आधुनिकता के जो विचार है, आधुनिक विचार है, नवीनता है, परिवर्तन है, उसे भी जीवन में नहीं उतार पाता है तो उसकी स्थिति बड़ी ही भयानक स्थिति हो जाती है कि न वो उधर का रहता है न उधर का रहता है। इसी संदर्भ में लेखक अपने मित्र की बात करते हैं, बहुत सालों बाद में मित्र है वो मिलते हैं, बदले हुए मिलते हैं, सब बाल सफेद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो बूढ़े हो गए हैं, अभी भी वो नौजवान है, ऐसा कहते हैं। तो कह रहे जो हमने एक दूसरे मैंने एक दूसरे को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, और खुशी भी हुई और बिछड़ने का गम भी होता है मुझे है तो, और मुझे तो उसे लगा और मुझे इस तरह से खुशी हुई कि मैं तो उसे बिल्कुल ही भूल गया था, उसमें बहुत दूर निकल गया था, शायद वो आवश्यक भी था, मैं उससे बहुत दूर चला गया था। मेरे मित्र जो व्यवहारिक यानी संघर्ष और जो विरोध की परिस्थितियां उसके सामने आती है उसने व्यवहारिकता में लाया था और वो एक नवीन पथ पर है आगे बढ़ता चला गया था। और कहते हैं कि लेकिन कहते हैं कि वो बड़ा एक जिद्दी टाइप का व्यक्ति था, घर के विरोध और बाहर के विरोध में उससे वह जर्जर हो गया था, विरोध उसे झेलना पड़ा था, घर में भी विरोध, बाहर भी विरोध, क्योंकि घर वालों के भी विचारों से तालमेल न खाने के कारण है घर वालों का विरोध झेलना पड़ता था, राजनीति में उतर गया था तो अनेक विरोध है उसे बाहरी घर से बाहर समाज में भी झेलने पड़ते थे, तो इससे वो जर्जर हो गया था। लेकिन वह जिद्दी होने के सपोर्ट में बाहर आ था, लेकिन
लेकिन लेखक कहते हैं कि बड़ा ही खतरनाक होता है वो कार्य कि कोई व्यक्ति होता है वो सांसारिक समझौते से ज्यादा अगर संसार में आकर समझौता कर लेता है बड़ा ही विनाशक होता है, हमेशा पतन की ओर है वो चला जाता है। और जो इन सांसारिक संसार के जो संघर्ष है, विरोध है, विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल घटनाएं होती हैं उनके सामने अगर डटकर खड़ा हो जाता है तो हमेशा उन्नति के पथ पर है वो बढ़ता है। बड़ा विनाशक होता है अगर संसार में आकर संसारिक समझौते कर लेते हैं, पुरानी परिपाटी पर ही चलते रहते हैं, जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलते रहते हैं, तो बड़ा विनाशक होता है ये। जितनी जबरदस्त उसकी बाधा होगी उतनी कड़ी लड़ाई भी होगी अथवा उतना ही निम्नतम समझौता होगा। अब कहते हैं कि जितना जबरदस्त उसकी बाधा होगी, अब वो मनुष्य इस संसार में रहता है, संसार से भी समझौता कर लेता है, इन बाधाओं के सामने हार जाता है, उनसे समझौता कर लेता है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है। तो जितनी बड़ी बाधा होती है उतनी ही कड़ी उसकी लड़ाई भी होती है। समस्या जितनी बड़ी है तो उस समस्या से निपटने का साहस भी उतना अधिक व्यक्ति को है वो रखना पड़ता है अथवा उतना ही निम्नतम समझौता भी उसे करना पड़ता है। इस भीषण संघर्ष की हृदय भेदक प्रक्रिया में से गुजरकर उस व्यक्ति का निजत्व उसे एंडा वेंडा कुछ विचित्र अवश्य हो गया था, किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी बाजू सही थी इसलिए वह असामान्य था। अब कहते हैं मेरा मित्र तो असामान्य था, असामान्य व्यक्ति कहते हैं। असामान्य क्यों कहते हैं कि संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संघर्षों के सामने घुटने टेक देते हैं, जैसा भाई जिंदगी चल रही है उसी पर चलने लगते हैं, तो सामान्य व्यक्ति होते हैं। लेकिन वो बड़ा ही असामान्य व्यक्ति था, उसने भले ही वो जर्जर हो गया, उसे बाहरी आंतरिक विरोध झेलने पड़ते हो, लेकिन वो रुका नहीं, उसने अपनी भुजाओं को है मजबूती देकर रखी। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य तो असामान्य व्यक्ति ही कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदर्श का पालन करने का मानव है। और दूसरे शब्दों में कहते हैं सामान्य मेरी नजर में माधव मुक्ति बोध कहते हैं मेरी नजर में सामान्य व्यक्ति वह है कि जो अपने भीतर के असामान्य के उग्र संदेश को, अब मन में बड़े विरोध चल रहा है, बड़े संघर्ष से मुकाबला करने की प्रवृत्ति है, विचार है उन्हें आ रहे हैं, लेकिन वो उन विचारों से लड़ने की बजाय उदास होकर, निराश होकर, हताश होकर बैठ जाता है और उसका मन उसे उग्र आदेश दे रहा है उसका पालन करने में वो अपने आप को पीछे कर लेता है, उसका मनोबल नहीं होता। मेरे हिसाब से वो व्यक्ति सामान्य है। ऐसे सामान्य व्यक्ति हैं जो उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं और जो उन परिस्थितियों से लड़ जाते हैं, जो उनके सामने डट जाते हैं, मेरे नजर में वो असामान्य व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति है। मैं अपने को ऐसे आदमी मानता हूँ, लेकिन कहती है मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को ऐसे मानता हूँ क्योंकि मेरे में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने मित्र की तरह है कि हर संघर्ष, हर विपरीत परिस्थिति को झेलते हुए, हर विरोध को झेलते हुए है वो आगे बढ़ जाऊँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी गिरामी हूँ, यह बात अलग है। तो कह रहे भले ही मेरा नाम होगा गजानन माधव मूर्ति बोध को कौन नहीं जानता, साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम है बड़ा आदर के साथ, श्रद्धा के साथ लिया जाता है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। तो भले ही कह रही है कि मैं बड़ा ही नामी गिरामी आदमी जरूर होगा, लेकिन मैं अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मानता हूँ, मैं एक सामान्य मानता हूँ। और चूंकि वह व्यक्ति हमेशा मेरे भीतर के असामान्य को उकसा देता था और कहते मेरा जो मित्र था, मेरा जो मित्र जिसे मैं असामान्य कहता हूँ, उस समय पर मेरा जो भीतर का असामान्य व्यक्ति थे उसे उकसाता रहता था। इसलिए अपने भीतर के उस उच्च व असामान्य की रोशनी में एक और स्वयं को हीन अनुभव करता हूँ, तो दूसरी ओर ठीक वही असामान्य मेरी कल्पना और भावना को उत्तेजित करके मुझे अपने से वृद्ध और व्यापक जो भी है उसमें डुबो देता है, चाहे वह इंट्रिकल कैलक्यूलस हो, सुदूर नेबुला हो या कोई ऐतिहासिक कांड हो अथवा कोई दार्शनिक सिद्धांत हो या विशाल सामाजिक लक्ष्य हो। इसलिए मैं अपने और अपने मित्र के जरिए असामान्य के अंतर चरित्र और सामान्य के दबाव को भली भांति जानता हूँ। तो कहते हैं कि असामान्य व्यक्ति होता है जो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं अपने मित्र के उसे सानिध्य में है रहा हूँ। जो मेरे भीतर का जो असामान्य व्यक्ति है उसे उकसाता रहता था, लेकिन कह रहे कि वो अलग बात है कि मैं उसे भीतर के उस असामान्य की रोशनी में एक और स्वयं को हीन अनुभव करता था। मैं अपने आप को उस असामान्य जो मेरे भीतर से आवाज आती थी उसके सामने मैं अपने आप को एक तीनहीन मानता था कि शायद मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मेरी विचारधारा में। तो कहते हैं कि मैं उसे और दूसरी ओर वही असामान्य मेरी कल्पना और भावना को उत्तेजित करके मुझे अपने से वृद्ध और व्यापक जो भी उसमें डुबो देता। कहते मेरे मन में दोनों प्रकार के बहुत चलते थे, असामान्य व्यक्ति के भाव भी चलते थे जो मुझे प्रेरित करते थे कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं अपने आप को हीन मानता था, छोटा समझ बैठता था, उनमें पीछे रह जाता था। लेकिन दूसरी तरफ वह भी था कि असामान्य मेरी कल्पना और भावना को उत्तेजित करके मुझे अपने से वृद्ध और व्यापक में डुबो देना चाहता था, चाहे वह इंट्रिकल कैलकुलस हो, सुदूर नेबुला हो, ऐतिहासिक कांड हो अथवा कोई दार्शनिक सिद्धांत हो या विशाल सामाजिक लक्ष्य। इसलिए मैं अपने मित्र के जरिए असामान्य
समझता हूँ, भली भांति जानता हूँ। एक ऐसा सामान्य व्यक्ति होता है, भले ही वो कुछ करना चाहता है, लेकिन उस पर इस तरह का दबाव जो होता है कि वो अपने असामान्य जो प्रवृत्तियां, असामान्य विचार है, उसे बाहर नहीं ला पाता है। तो मैं यह भली प्रकाश से समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी गति और दृष्टि कुछ और थी। जब मैं कोई काम करता तो इसलिए कि उसमें लोग खुश होते हैं, मैं काम करता तो सिर्फ इसलिए कि एक बार कोई काम हाथ में लेने को उसे अधिकारी ढंग से भली भांति कर निकालना चाहिए। अब कहते हैं कि मेरी और उसकी गति और दृष्टि में बदलाव था, थोड़ा अंतर था। मेरे मित्र के और मेरी जो दृष्टि थी, गति थी, उसमें अंतर था। मैं कोई काम करता था तो इसलिए कि लोग खुश हो। अगर मैं कोई काम अपने हाथ में लेता था, उसे पूरा करता था तो इसलिए कि लोग उससे खुश हो, उस कार्य को देखकर लोग खुश हो। लेकिन मेरा जो मित्र था, वह एक बार कोई काम हाथ में ले लेने पर उसे आधिकारिक ढंग से भली भांति कर डालना चाहिए। ऐसा उसकी विचारधारा थी। कोई भी कार्य होगा या भले उसको लोग देखे या न देखे, उससे खुश होने, लेकिन अपनी तरफ से 100% देना उसका विचार था। ऐसा था। मेरी व्यवहारिक सामान्य बुद्धि थी, उसकी कार्य शक्ति आत्म प्रकटीकरण की एक दृढ़ शैली। तो कह रहे मेरी जो बुद्धि थी वो सामान्य एक व्यवहारिक बुद्धि थी, लेकिन उसकी कार्य शक्ति अलग थी। उसका आत्म प्रकटीकरण एक निर्द्वंद शैली थी, निर्द्वंद, जिसमें किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं हो, इस प्रकार की शैली थी उसकी। ऐसी विचारधारा थी मेरे मित्र की। हम दोनों में दो ध्रुवों का भेद था, इसलिए हमारे दोनों विचारधाराओं में इस प्रकार का भेद था जैसे दो ध्रुव, दो किनारे। जिंदगी में मैं सफल हुआ पर है असफल। जिंदगी में मैं सफल हुआ तो कहते भले ही मेरी विचारधारा ऐसे है, मैं जिंदगी में सफल हुआ और वह असफल हुआ। प्रतिष्ठित, भद्र, यशस्वी मैं कहलाया, वह नामहीन, आकारहीन रह गया। लेकिन इस हालत की उसे कतई परवाह नहीं थी। तो कह रहा भले ही जिंदगी में मुझे सफलता मिली, मैं एक मेरा नाम है हिंदी साहित्य जगत में है, गजानन माधव मूर्ति बोध, सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। इस नाम में बड़ा प्रसिद्ध जाना पहचाना नाम, यशस्वी नाम है ये, प्रतिष्ठित, भद्र पुरुष के नाम में ख्याति मिली। लेकिन वह एक नामहीन रह गया, आकारहीन होकर रह गया, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं। इसका मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वस्तुतः वह मेरी यशस्विता को भी बड़ी सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। और कहते हैं मुझे बड़ा दुख होता था और उसे परवाह नहीं थी, मुझे बड़ा दुख होता। वह मेरी यशस्विता, जो मुझे ये नाम मिला, जो मुझे एक भद्र पुरुष की प्रतिष्ठा मिली, उसे भी वह एक बड़ी सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। इतने वर्षों बाद मेरी जिंदगी में जब वापस आया तो मुझे लगा कि वह उस उल्का पिंड की भांति जो सैकड़ों वर्षों के अवकाश के बाद सूर्य के पास आकर एक चक्कर लगा लेता है, वो पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है। इस सुदूर यात्रा में उसके अनुभव की कीमत मैं जानता हूँ। भले कि नहीं अप्रत्याशित संघर्षों में टूट फूट कर वह धूल बनता हुआ खरबों मील दूर से किसी अंधेरे शून्य में पहुंच जाए, किंतु आज उसने मुझे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। यदि इतने वर्षों बाद में मिला तो मैंने सोचा कुछ बदलाव आया होगा, कुछ परिवर्तन आया होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो एक उल्का पिंड है और सैकड़ों वर्षों के बाद सूर्य के चारों चक्कर लगाकर वापस अपने यात्रा पर है वो निकल पड़ा हो। किंतु आज उसने मुझे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा मात्र है। मैं उनके विषाद को समझ गया और कहते हैं कि जिंदगी इस पंक्ति से मुझे उनके जो पीड़ा थी, उनका दुख था, उनका विषाद था प्रकट हो रहा था। मैं जिंदगी में छोटी छोटी सफलताएं चाहता था, उसके बाद तो सिर्फ एक भव्य असफलता है। वह मेरी टिप्पणी है, उसकी नहीं। ये मेरे विचार है कि उसके पास एक भव्य असफलता है, जबकि मेरे पास सफलता है। वो छोटी छोटी सफलताएं चाहता था लेकिन नहीं मिली उसे। यह उसकी टिप्पणी नहीं है, मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, लेकिन नक्शा तो है। उसने जब जैसे कहा कि मेरा जीवन है वो असफलता का नक्शा है, मेरी भूल का नक्शा मात्र, तो मैंने कहा कि कम से कम नक्शा तो बचा है। लेकिन नक्शा तो यहाँ तो नहीं, गलत का नक्शा है, सही का। लेकिन कहते हैं मैं अपनी जिंदगी का क्या करूँ, मेरे विचारों का क्या करूँ, जिसे मैं सही भी नहीं कह पाता, गलत भी नहीं कह पाता हूँ। मेरे पास तो न सही है न गलत है, कैसा भी नक्शा नहीं है। मैंने उसका दिल बंधने की कोशिश की और मैं कर भी क्या सकता था। मनुष्य के लिए स्वाभाविक है कि वह थोड़ी बहुत सांसारिक सफलता की इच्छा रखती, किंतु असावधान क्षणों में उसने मुझे कहा कि वह स्वयं भूल का एक नक्शा है। तो कह रही कि मैंने उसका मन रखने के लिए ऐसी बात कह दी, मैं और कर भी क्या सकता था। उसका मन बांधने के लिए ऐसा कह दिया। मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, देखिए मनुष्य की प्रकृति होती है, वो संसार में आकर तो सफलता चाहते हैं, चाहे वो छोटा कार्य कर रहा हो, बड़ा कार्य कर रहा हो, उसमें वो सफल होना चाहता है। वो चाहते हैं कि लोग उसके कार्य में जो परिणाम निकले उससे खुश हो, उससे प्रसन्न हो, उसे सफलता मिले, उसकी यशस्विता है वो मिले।
मित्र मिले, बातचीत शुरू होती है, पता नहीं कहाँ से शुरू होती है, कुछ कह नहीं पाता है हमारे बीच में, लेकिन मैं बड़ी सावधानी से उससे बातें कर रहा था, बड़े डर डर के उससे बात कर रहा था, उसकी बातें सुनना दिख रहा था, बोल कब रहा था, जहाँ बोलने की आवश्यकता पड़ती थी तो वहाँ मैं उत्तेजित होकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि मुझसे ऐसा लग रहा था कि जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए कि उसके हृदय को चोट पहुंचे, उसे बुरा लगे। वह अपने विचार, क्योंकि उसने अपने विचारों के लिए खून बहाया, जिंदगी खत्म की है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अपने विचारों को मजबूती देने के लिए जो विचारों मेरे सामने रख रहा था, अगर मैं उसकी विरोध करता हूँ तो उसके अपने विचारों पर से है वो दुख होगा, लेकिन उसने अपने विचारों के लिए है अपना खून बहाया था, अपनी जिंदगी खत्म कर डाली थी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी एक बात से उसे दुख पहुंचे। मैंने उसे पूछा, पिछले 20 वर्षों में सबसे महान घटना कौन सी है? 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा, फिर छोड़ देगा संयुक्त परिवार का आभास। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया बात करते करते, क्या अच्छा बताओ पिछले 20 सालों में ऐसी क्या जो घटना है, ऐसी क्या एक घटना हुई है कि जो हमें हम सबको प्रभावित करती है ना? ऐसी कौन सी महान घटना हुई है जिसका प्रभाव वो सभी पर पड़ रहा है? तो उसने 1 मिनट तक देखा और कहता है कि संयुक्त परिवार का ह्रास, अर्थात संयुक्त परिवार का विघटन। ये वास्तव में हकीकत की है, सच्चाई भी है इसमें। उसी ने मेरे कंधे पर, मैं स्तब्ध हो गया, उसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर क्यों चिल्लाते हुए कहा, और इस तथ्य का साहित्य में बहुत बड़ा संबंध है। और उसने जब मैं आश्चर्य हो गया कि संयुक्त परिवार का ह्रास ये एक बड़ी घटना है, इसे तो महान घटना मानते हो, ऐसा मैं सुनकर स्तब्ध हो गया। लेकिन उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा कि इस तथ्य का साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है। जो ये तथ्य मैंने कहा कि संयुक्त परिवार का ह्रास, इसका साहित्य से जरूर संबंध जुड़ा हुआ है। अब कैसे? चारों चांदनी की रहस्य में मधुरता फैली थी, चारों ओर ठंडा एकांत फैला हुआ था। मेरी अजीब मनस्थिति हो गई, मैं अपने पड़ोसियों की जिंदगियां ढूंढने लगा, अपने परिचितों का जीवन तलाशने लगा। एक अनिश्चित बेचैनी मुझमें फैल गई। हाँ, यह सही है कि जिंदगी और जमाना बदलता जा रहा था, किंतु मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। अब मन में खलबली मच जाती है देख करके कि क्या मेरे मित्र ने जो बात कही थी उसमें वास्तव में सच्चाई कितनी है, उसमें हकीकत कितनी है। लेकिन ना मेरा मनस्थिति है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है। मैं अपने पड़ोसियों में, अपने पड़ोसियों के परिवार में, अपने घर में है उसे सत्य को ढूंढने का प्रयास करने लगता हूँ और तलाशने लगता हूँ। एक अनिश्चित बेचैनी है वो मेरे मन में है
उसने विश्वास से मेरी आंखों की तरफ देखा, शायद वह सही है कि मैं उसे बेवकूफ माना, और उसने एक विश्वास की दृष्टि से मुझे देखा, शायद वो मेरे मन के विचारों को काट गया कि मैं उसे मूर्ख समझ रहा हूँ। रात में, और वह भी चांदनी रात में, सामने के सेमल के झाड़ पर बैठे हुए कुछ कौवे चौंक पड़े, शायद किसी चमगादड़ ने वहां झपट्टा मारा हो। कुछ कौवे उड़े पेड़ में आसपास कुछ देर मंडे पेड़ से डाल पर जाकर बैठ गए, लेकिन मेरा मित्र देश में था, देश दूसरे में। एक बुनियादी समाज में वर्ग है, श्रेणियां हैं, श्रेणियों में परिवार है, समाज की बुनियादी इकाई परिवार भी है। समाज की बुनियादी इकाई हम सभी जानते हैं परिवार है, परिवार है, परिवार से ही समाज बनता है। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती है। अब समाज अच्छा है या बुरा, उसकी अभिव्यक्ति है वो परिवार के माध्यम से होती है, क्योंकि परिवार को जोड़कर ही समाज का निर्माण होता है। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार में होता है। बच्चे पलते हुए उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, वे अपनी सारी अच्छाई और बुराइयां वहां से लेते हैं। हमारे साहित्य तथा राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है तो परिवार को लागू है। तो कहते हमारी जो साहित्य है, हमारी जो साहित्य है, राजनीति, उसके पास कोई ऐसी दृष्टि नहीं है कि जो परिवार पर है वो लागू की जा सके। अब बच्चे परिवार में है, पलते हैं, उनका पालन पोषण होता है, वहीं से वो अपने संस्कार सीखते हैं, संस्कृति को सीखते हैं, अच्छाई बुराई को सीखते हैं। तो कहते हैं कि साहित्य के पास या राजनीति के पास ऐसा कोई विचारधारा नहीं है, ऐसी कोई दृष्टिकोण नहीं है कि वो जो परिवार पर लागू कर सके, है ना, ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है। एक मिनट के लिए मैं चुप रहा और फिर आगे बढ़ता गया। जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार का हास हुआ, उन विचारों और संस्कारों के प्रति विद्रोह भी किया था जो सामंती परिवार में पाए जाते थे। कहते हैं जमाने के साथ, यानी समय जो बदलता गया, जमाना बदलता गया, समय है बदलता गया, और समय के साथ है, जमाने के साथ है, संयुक्त परिवार टूटते गए, विघटन होता गया, परिवार बदलते गए, परिवार का दृष्टिकोण था वो बदलता चला गया। उन विचारों संस्कारों के प्रति विद्रोह भी हुआ कि जो विचारधारा बदल गई, एकल परिवार होने लगे। जो सामंती परिवार से आए थे, सामंती परिवार से जो विचारधारा है उनका विरोध भी हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते और घर आकर वैसे ही सोच दिया करते जो सोचा या किया जाता है। लड़के थे बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते, बाहर आते थे तब राजनीति के बारे में भी सोचते थे, साहित्य के बारे में भी सोचते थे, लेकिन घर आते ही क्या, अपने परिवार के साथ खुल मिल जाते हैं, विचारों को बाहर ही छोड़कर आते हैं, धन के बाहर करके आ जाते हैं। समाज में बाहर पूंजी धन की सत्ता के विद्रोह की बात की गई। अब युवा पीढ़ी जाती है, बाहर जाती है, तब जाति समाज में बाहर पूंजी धन की सत्ता के विद्रोह का विचार भी उनमें चलता है, विद्रोह की बात भी चलती है, लेकिन घर में नहीं। लेकिन घर में आते ही वो विचार, वो विद्रोह, वो बदलाव, वो परिवर्तन की बातें खत्म हो जाती है। वैशिष्टताशील के बाहर की बात थी, मतलब ये कि अन्यायपूर्ण अवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। अर्थात कहने का मतलब कि जो अन्यायपूर्ण अवस्था थी, चाहे परिवार में भी चलती हो, लेकिन परिवार में उसका विरोध नहीं करते हैं। परिवार से बाहर समाज में कोई अन्यायपूर्ण अवस्था चलती है तो उसके विरोध के लिए बातें करते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन घर में आते ही अपने विचारों को फिर अपने परिवार के अनुसार ढाल लेते हैं। घर का संघर्ष कठिन था, घर में संघर्ष करना पड़ेगा, घर वालों से, अपने परिवार वालों से संघर्ष करके जीना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसमें भावनाओं के टकराव होनी चाहिए तो हमेशा प्राण के अंश थे, इसलिए नहीं कि उन संघर्ष में टाल देकर वरना एक अजीब ढंग का समझौता किया, यह हुआ मैं कहता हूँ, यह हुआ मान लो इसे, और कहते हैं कि परिवार के सामने घुटने टेक देते हैं। भले क्रांतिकारी विचार हो, विद्रोह के भाव हो, संघर्ष के भाव हो, उस अवस्था को, जो अन्यायपूर्ण अवस्था है उसको हटा डालने की विचारधारा मन में चल रही हो, लेकिन घर से बाहर ही, घर में आते ही घर वालों के सामने है वो घुमिल हो जाते थे। मुझे लगा कि वो मुझे गाली दे रहा है, एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, चूंकि फिर भी चूंकि मुझे लगा कि उसकी बात अभी अधूरी से, इसलिए मैं चुप रहा। मैं बोले इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मजे से हमारे परिवारों के में पड़े हुए, तो कह रहे इसीलिए पुराने जो सामंती विचारधारा था आज भी हमारे परिवार में वो पड़े हुए, क्योंकि हम परिवार में तो बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। परिवार में अगर कोई व्यवस्था चल रही है, अगर वो अवस्था है वो अन्यायपूर्ण है तो भी वो चल रही है, कोई विरोध नहीं करता है उसका। तो
मारी छोड़कर नहीं तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हें ईश्वर के द्वारा दंड दिया जाएगा तो शायद वो भयभीत हो जाता है, उसे जो नए करने वाले कार्य को वो छोड़ देता है। तो धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष पर वो अनुशासित करके रखा था। वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने, वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया, इसलिए केवल हम अपनी अंतर प्रवृत्तियों के यंत्र में चालित होते। लेकिन मित्रों, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वर्तमान में नया जो दृष्टिकोण, वैज्ञानिक युग जिसे कहा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विचारधारा कहा जाता है, वैज्ञानिक मानवीय दर्शन और वैज्ञानिक मानवीय दृष्टिकोण और धर्म का स्थान उन्होंने नहीं लिया, अर्थात वो व्यक्ति के जीवन को अनुशासित नहीं कर पाए। इसलिए केवल हम उनके अंतर प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित हो गए। हम तो केवल जो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अंतर प्रवृत्तियों के यंत्र मात्र रह गए हैं, मशीन मात्र से अपने आप को संचालित करते हुए प्रतीत होते हैं। उस व्यापक उच्चतर सर्वोत्तम मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला तोड़े, लेकिन वह नया क्या है? तो कहते हैं कि हमने उस व्यापक यानी उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्यापकता को हमने देखा, उसकी सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला उठे। अनुशासन की हार्दिक इच्छा तो हुई, लेकिन हम उसे आगे उससे अनुशासित होगा, जीवन अनुशासित होगा तो हम नया नया तो चिल्ला उठे, लेकिन ये नया है क्या हम नहीं जान सकते। आज तक हम नहीं जान सकते कि नवी विचारधारा नया है क्या, किसे कहें हम नया। क्यों? मान मूल्य, नया इंसान, परिभाषाएं निराकार हो गई। और कहते हैं कि क्यों मान मूल्य है कि मान सम्मान है, मूल्य है, नैतिक मूल्य है, नया इंसान परिभाषा नहीं हो गया। नए इंसान की क्या परिभाषा दी जाए, नए विचारधारा के नए दृष्टिकोण की क्या परिभाषा दी, बिना परिभाषाहीन हो गए हैं, वो निराकार, उनका कोई आकार भी नहीं है। वे दृढ़ और नया जीवन एक व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण नहीं कर सके। वो कहते हैं जो नया दृढ़ विचारधारा के और नया जीवन एक व्यापक मानसिक सत्ता, एक व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण नहीं कर सके, वे धर्म और दर्शन का स्थान नहीं ले सके। धर्म जिसने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित करके रखा था, लेकिन जो नई विचारधारा है, नया दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वे धर्म और दर्शन का स्थान है वो आज भी नहीं ले पाए हैं। भले ही आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, नए युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी जो नया युग है उस किसे कहेंगे हम, उसकी क्या परिभाषा होगी, किसे हम नया मानते हैं, किसी वो परिभाषा ही हो गए, निराकार हो गया, उसका कोई आकार नहीं है, किसे हम नया कहें। और उस नए ने आज भी हमारे धर्म और दर्शन का स्थान है वो नहीं लिया, अर्थात आज भी व्यक्ति को अनुशासित है वो नहीं कर पा रहे हैं। भले ही बड़े बड़े यंत्र हैं उनकी खोज करने के, बड़े बड़े मनुष्य के जीवन को सहज बना दिया हो, मशीनों के द्वारा सहज बना दिया को, सरल बना दिया को, लेकिन अनुशासित करने की जो परिकल्पना है आज भी वो साकार नहीं हो पा रही है। तो आज भी धर्म और दर्शन का स्थान है वो नहीं ले सके हैं। ये अपना पाठ है वो पूरा होता है, नए की जन्म कुंडली पाठ पूरा होता है। लेकिन ये व्यक्ति को हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम क्यों का है, विचित्र परिणाम है ना, कि लेकिन व्यक्ति को हमारी भारतीय परंपरा है उसे विचित्र परिणाम का है कि भारतीय परंपरा है उसके अनुशासन सबसे बड़ी नैतिक मूल्य है, उनकी विचारधारा को सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति अब समय के साथ इन सबको नहीं समझ पाता है और पिछले को बनकर मात्र रह जाता है। सौंदर्य में रहना तो एक खूबसूरत चौक है, अगर देखिए सौंदर्य पूरा कागज जो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसमें कोई मानवीय वचन नहीं देखा गया हो तो उसका जो रहस्यात्मक सौंदर्य वो उद्घाटित नहीं हो पाता है। तो एक मात्र व्यक्ति के सुंदर हो आकर्षित हो, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं हो तो वो मात्र एक खूबसूरत चौकटा मात्र बनकर रह जाता है। ऐसा सामान्य साधारण के अंतर देखिए, सामान्य व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों के विरोधी प्रवृत्तियों के सामने घुटने नहीं बैठते हैं, लेकिन असामान्य व्यक्ति होता है वो उससे संघर्ष करके आगे निकल जाता है। उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक लक्ष्य है। इस कथन द्वारा लेखक के व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहता है, तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी विचारधारा को अपनी पूरी जिंदगी होकर अपने विचारधारा को जीवित रखा, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं वैज्ञानिक युग का नए का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन हमें पुराने को भूल भी जाते हैं और नए को हम वास्तविक रूप से अपना भी नहीं पाते हैं। तो कहते हैं मेरी जो विचारधारा थी, मेरे भूल मुझे अब महसूस होता है मेरे भूल का एक नक्शा है। पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना संयुक्त परिवार कहा से क्यों, संयुक्त परिवार में वो टूटते चले गए। संयुक्त परिवार था, जुड़े हुए परिवार थे, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते थे, अच्छाई बुराई है अपने परिवार से सीखता है बच्चा, तो संयुक्त परिवार में रहकर वो अच्छी विचारधारा को अपनाता था। लेकिन जैसे जैसे संयुक्त परिवार टूटते गए, बुराइयां हैं वो घर करती चली गई, और अब साहित्य है उसमें भी बदलाव आ जाता है, उसमें भी अच्छाइयों की जगह बुराइयां हैं वो आने लगी, क्योंकि समाज में जैसा परिवर्तन देखते हैं साहित्य उसी का ही
नहीं कर पाते, तो उनके पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है। न्यायपूर्ण अवस्था को चुनौती घर में नहीं करके बाहर दी। इसमें नेता का क्या अभिप्राय है? यही है कि लोग हैं वो समाज के बाहर जब निकलते हैं, अपने परिवार से जब बाहर निकलते समाज में जाते हैं, तो न्यायपूर्ण अवस्था होती है तो उसके विरोध में, उसके खिलाफ है, जो न्यायपूर्ण अवस्था उसके खिलाफ उसे चुनौती तक दे डालते हैं। लेकिन वही जो न्यायपूर्ण अवस्था अगर उसके घर परिवार में होती है तो चुप रह जाती है। परिवार के सामने वो ऐसी अवस्था को चुनौती देने का साहस है वो नहीं कर पाती है। जो पुराने में लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन नए में पुराने का स्थान नहीं है। कहते जो पुराना है यानी जो समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। संयुक्त परिवार की बातें होती थी, भारतीय संस्कृति की बातें होती थी, भारत का जो गौरव था उसकी बातें होती थी, वो समय लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन आज जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, नवीन युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, लेकिन उस वैज्ञानिक युग में धर्म और दर्शन का स्थान है वो नहीं ले पाया है। इस तरह से हमारा